अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि केएमयू इसी मरतबा जो है ना एमडीके 2023 का दूसरा टेस्ट 26 नवंबर पे अरेंज करवा रहा है। तो उसी के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वो मैसेज कर रहे थे कि अभी जो रिसेंटली ईटा के थ्रू जो टेस्ट हुआ था एमडीकेट का, तो वो कह रहे हैं कि उसकी आंसर की को अपलोड करवा दो और साथ में जो है ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी हवाले से पूछ रही थी, तो आज मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने जो एमडीके 2023 का जो ईटा ने अरेंज करवाया था उसकी कीज ऑथेंटिक की होंगी इंशाल्लाह 100%। और साथ में जो है ना उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में दूंगा ताकि जो आने वाला टेस्ट आपका है उसमें आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो जाए। ओके, तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। लेकिन एमसीक्यूज पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। तो अच्छा, सबसे पहला वाला एमसीक्यूज, तो सबसे पहले ये जानने की इसमें हम तीनों चारों पोर्शन कवर करेंगे, केमिस्ट्री भी, साथ में लॉजिकल क्वेश्चन भी, फिजिक्स भी, इंग्लिश भी और बायोलॉजी भी। जो पहला वाला एमसीक्यूज है इसमें बताया रहा है, कंसीडर द रिएक्शन बिलो ए 5 मोल्स ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेड टू वार्म वाटर, द रिएक्शन रिवील। तो ये अभी हम जो है ना हमें ये इक्वेशन दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन पे हमें पूछ रहा है H2S एक्सिस रिएजेंट, बी नंबर पे O2S लिमिटिंग रिएजेंट, सी नंबर पे H2S लिमिटिंग रिएजेंट और डी नंबर पे रिएक्शन हैज नो लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमसे लिमिटिंग या एक्सिस रिएजेंट मांग रहा है। तो सेम पे आपको इधर दिखाया गया है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। इधर आपको दी गई है 5 मोल्स ऑफ ईच, मतलब 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर जाए 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से जो कौन सा या लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट होगा। तो इसमें शार्ट में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन वो दुगना है। ओके, तो जब 5 मोल्स होगी तो 5 मोल्स में ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाए, ऑक्सीजन जो है ना वो बाकी रह जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो तो ज्यादा चाहिए ना, इधर हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन कम चाहिए। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ना वो इनमें रह जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन फिर होगा, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन को पहले खत्म करवाता है या रिएक्शन में पहले कंज्यूम होता है। तो हाइड्रोजन जो है ना वो पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो इसी वजह से जो है ना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, फिर इसके बाद जो है ना जो दूसरा एमसीक्यूज है, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। How many moles of oxygen O2 can be formed by taking 12 moles of potassium chloride according to the following equation। तो ये आपको जो है ना नीचे इक्वेशन दिया गया है, 2 मोल आपको पोटेशियम क्लोराइड प्लस हीट ये बनाएगा 2 मोल आप पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2। तो इसमें जो है ना अभी आपको बताया गया है कि आपके पास जब 12 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हो तो इससे कितनी मोल्स आप ऑक्सीजन बन जाएगा, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इधर आप देख रहे हो कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो कितनी ऑक्सीजन बना रही है, 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वो 3 मोल ऑफ पोटेशियम ऑक्सीजन बना रही है। तो जब इधर आप देखिए 12 मोल होगी तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड जो है ना वो 3/2 मोल आप ऑक्सीजन बनाएंगे ना। तो जब आपके पास 12 मोल होगी तो 12 को इधर भी क्रॉस करो इधर भी क्रॉस करो, तो 12 क्रॉस 3/2, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है ना 18 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना वो है 117 ग्राम ऑफ NaCl है। तो ये NaCl का 117 ग्राम ऑफ NaCl, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 1 मोल ऑफ NaCl में कितनी पारमोलर यूनिट्स होते हैं। 1 मोल ऑफ NaCl में होते हैं 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये वाला अब देख लीजिए इधर कि 1 मोल जो है ना वो बराबर होते हैं 58 ग्राम की, 58 ग्राम या 6.02 × 10⁻23 पारमोलर यूनिट्स। तो जब आपके पास 117 ग्राम होगा तो 117 का मतलब ये कि 2 मोल ऑफ NaCl आपके पास 117 ग्राम के बराबर होते हैं। तो इसको भी आप 2 में मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12.04 क्रॉस 10⁻23 आ जाएगा। तो इधर जो है ना आपके पास ये वाला नहीं है, तो आप इसको जो है ना ये जो डेसिमल पॉइंट है ये आगे करो तो 1.20 × 10⁻24 आपके पास हो जाएगा। तो ये वाला ए नंबर ऑप्शन जो है ना आपके पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो वो वाला है 4 नंबर एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल फॉर व्हिच n = 4 एंड l = 3 विल बी। तो जब आपके पास n का लेवल n 4 के बराबर हो जाएगा और l जो है ना वो 3 के बराबर हो जाएगा, तो आपके पास ओरिएंटेशन कितनी होगी। तो ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है 12 + 1। तो इधर जो है ना आप l का नंबर लगा दो, l 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 = 6 + 1 = 7। तो आपके पास जो है ना ये वाला आंसर
हो जाएगा 7। अच्छा, प्रोटॉन ऑफ द लोएस्ट वेवलेंथ इज रिलेटेड टू, तो जो प्रोटॉन लोएस्ट वेवलेंथ के होते हैं तो वो बाल्मर सीरीज में होते हैं या पीपर्ड में होते हैं, ब्रैकेट में होते हैं या पॉस्चन में होते हैं। तो पॉस्चन वाला जो है ना, जो इन वाला है वो है बाल्मर जो है ना, ये सबसे क्लोज होता है। n इज इक्वल टू 1 जो होता है ना बाल्मर सीरीज, तो वो बाल्मर सीरीज सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस को। जो न्यूक्लियस को क्लोज होता है तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होगा। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ऑलरेडी इसका वेवलेंथ जो है ना सबसे ज्यादा कम होगा, तो ये क्या होगा, बाल्मर सीरीज होगा। ओके, द मैक्सिमम E/M रेशो फॉर पॉजिटिव रेज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन। तो मैक्सिमम E/M रेशो किस चीज के लिए जो है ना, हीलियम के लिए ज्यादा होगा या नाइट्रोजन के लिए या नियान के लिए या हाइड्रोजन के लिए। तो सबसे इसमें जो है ना E/M का मतलब ये है कि चार्ज बाई मास रेशो, तो जिसका मास सबसे ज्यादा कम होगा उसका E/M रेशो सबसे ज्यादा होगा। मास को एनर्जी प्रोपोर्शन है, तो इसमें सबसे ज्यादा मास किसकी कम है, हाइड्रोजन की कम है, तो इसी वजह से जो है ना सबसे ज्यादा रेशो वो हाइड्रोजन का होगा। 1 atm ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो 1 atm प्रेशर जो है ना वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर भी होते हैं, 760 टार के भी बराबर होते हैं और 25 पास्कल के भी बराबर होते हैं। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, इसके बराबर नहीं होती 1 atm ऑफ प्रेशर। ओके, अच्छा, तो 8 नंबर क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज x at constant temperature, what will be its volume when the pressure is reduced to half। तो आपके पास वॉल्यूम दिया गया है x, आपको बताया जा रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आपका प्रेशर जो है ना रिड्यूस हो जाए तो फिर जो है ना आपके पास वॉल्यूम कितना रह जाएगा। ओके, तो ये बॉयल्ड लॉ है। बॉयल्ड लॉ हमें बता रहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब प्रेशर हाफ हो जाएगा तो आपके पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, तो 2x हो जाएगा। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो 2x है। अच्छा, फिर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STPs, तो STP 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना वो जो है ना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 3.2 तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने बराबर हो, 32 ग्राम की, और 1 मोल जो है ना वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो 22.4 DM क्यूब का स्पेस जो है ना वो ऑक्युपाई करता है। तो 1 मोल या 32 ग्राम जो है ना 22.4 का, तो फिर 3.2 जो है ना इधर भी डेसिमल लगा दो और ये वाला डेसिमल भी आगे लगा दो, तो आपके पास हो जाएगा 2.2। तो 2.2 कौन सा वाला है, ये वाला है, तो आपके पास बी नंबर ऑप्शन जो है ना इसमें क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम है बीटा इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा, आई थिंक सो, इज इक्वल टू 90 डिग्री एक्सेप्ट। तो इसमें जो है ना सारों के सारों का ये वाला जो एंगल्स है, ये एंगल दोनों में जो है ना ये 90 के बराबर होते हैं, बीटा और गेमा। लेकिन ये वाला जो है ना रोम्बोहेड्रल, तो ये क्या है, इसमें जो है ना ये वाले एंगल दोनों में सेम नहीं होती है। ओके, अच्छा, कंपाउंड हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इथाइल अल्कोहल है, या बेंजीन है, या एसिटिक एसिड है। तो इसमें कंपाउंड है लेस बॉइलिंग पॉइंट, तो वो कौन सा होगा, ये वाला जो होगा। बाकी जो है ना वो क्या है, ऑर्गेनिक पोलर मॉलिक्यूल है, ये वाला जो है ना ये ऑर्गेनिक नहीं है। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ कौन बना, मिथेनॉल इथेनॉल अल्डिहाइड है, और प्रोपेनॉल और इथाइल मिथाइल कीटोन दोनों कीटोन है। ये वाला जो है डी नंबर, ये एसीटोन प्लस एसिटल्डिहाइड, तो ये क्या है, कीटोन अल्डिहाइड है, तो ये तो नहीं बना सकता। लेकिन ये जो 3 अमाइन और प्लस H2O है, तो ये क्या बनाएगा, ये बना सकता है उसको बांड को, हाइड्रोजन बांड को। ओके, एज कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है तो उसमें जो एनर्जी होगा या एक्टिवेशन एनर्जी हो तो स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा। ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टानियसली आकर होता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं, आपने उसको एनर्जी देना होता है जब वो रिएक्शन को आप कंटिन्यू करते हो, तो उसमें आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो स्मॉलर भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, नो एक्टिवेशन एनर्जी, वो ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी वो उसके लिए चाहिए होता है। ओके, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला आप प्यूरेन, तो प्यूरेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कौन सा है, वो है C5H5C4H5 और O। ओके, तो ये वाला जो है ना C4H4O, तो ये वाला क्या है, ये प्यूरेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हेबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द हेबर प्रोसेस, तो हेबर प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है, तो ये वाला 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड हेबर प्रोसेस का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अच्छा, इफ द एनक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP,
KSP से जब आयनिक प्रोडक्ट कम होगा तो आपके पास फिर क्या होगी, सोल्यूशन विल सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेशन विल आकर, सोल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन विल आकर। तो जब आपके पास जो है ना आयनिक प्रोडक्ट हो वो KSP से या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या होगा, कम होगा, तो आपके पास कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन के लिए जगह मौजूद है, सैचुरेशन हो रही है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ओके, पर डेल एन इज इक्वल टू 0, जब आपके पास डेल एन 0 हो जाए तो फिर आपके पास जो है ना KP इज इक्वल टू KA के बराबर होते हैं। तो ये बुक वाइज वो MCQs है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अच्छा, रिएक्शन दैट फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स इज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड का वो है आपके पास नाइट्रिक, तो ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होगा ये वाला। ओके, अच्छा, फिर जो है ना ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट वो ए वाला है, जूल पर ग्राम पर केल्विन है। ओके, प्रोसेस इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड हैव देयर डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। तो जैसे कि सॉलिड और लिक्विड है, सबसे पहले आपकी समझ में ये आ जाएगा कि जब सॉलिड और लिक्विड है तो दोनों में प्रेशर जो है ना वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जब प्रेशर 0 के बराबर होता है तो आपके पास ये प्रेशर वाला फॉर्मूला जो है ना खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा ये वाला, तो ये वाला इधर कौन है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, तो ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ SO2 विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में जब SO2 KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो SO2 ऑक्सीडाइज KMnO4, SO2 रिड्यूस KMnO4 इज इंसर्ट इन इनट इन एसिडिक मीडियम, और ये दूसरा वाला, तो इसमें जो है ना कौन सा वाला, SO2 रिड्यूसेस KMnO4, जब एसिडिक मीडियम होता है ना तो ये रिड्यूस करता है KMnO4 को। अच्छा, फिर जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, बिकॉज जिंक जो है ना कॉपर सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज हायर देन दैट ऑफ कॉपर ना, जिंक हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन कॉपर नहीं, जिंक इज मोर सॉल्युबल, जिंक हैज स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल देन कॉपर। कैसी, इधर आप देखिए ये वाला जिंक है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये खुद इलेक्ट्रॉन जो है ना दूसरों को देता है और दूसरे लोग जो है ना उसको क्या करते हैं, रिड्यूस। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम किसके कहते हैं कि दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो इधर जो है ना जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, वो कम है, खुद जो है ना इधर इलेक्ट्रॉन लेती है, जब इलेक्ट्रॉन लेती है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है ना ये होता है। लेकिन जब कॉपर का आप देखिए, कॉपर जब इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब हायर है। तो ये कॉपर जो है ना ये जिंक से इलेक्ट्रॉन लेगा सोल्यूशन में, तो जब सोल्यूशन में जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑलरेडी वो सोल्यूशन से क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन से आइसोलेट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जिंक जब आ जाए तो जिंक उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं कॉपर को, और कॉपर जो है ना सोल्यूशन से सेपरेट करते हैं। तो जिंक क्यों देते हैं ये, क्योंकि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो वो स्मॉलर है या नेगेटिव है। ओके, अच्छा, फिर द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्डेड एटम्स एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम विल बी ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल दे, ट्राइगोनल, पायरामाइडल दे, और को ये तीसरा वाला चौथा वाला लीनियर है। तो इसमें कौन सा वाला है, ट्राइगोनल पायरामाइडल, वो मॉलिक्यूल जो 3 बॉन्डेड एटम्स हो और इसके साथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ट्राइगोनल पायरामाइडल होता है। अच्छा, मॉलिक्यूल हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटली इज, जिसका हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटली होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो है HF मॉलिक्यूल, जिसका एक्सपेरिमेंटली सबसे हाई बॉन्ड एनर्जी होता है। ये वाला देखिए, ये HF का एनर्जी है और ये फिर जो है ना HCl का है। तो HF का एनर्जी क्या है, बॉन्डेड एनर्जी वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द HCl, और फिर नीचे और भी कम हो रहा है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के एटम के दरमियान ये वाला 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, अच्छा, फिर चूज द एलिमेंट दैट फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, कौन से एलिमेंट जो है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाते हैं, लिथियम बनाते हैं, सोडियम बनाते हैं, या पोटेशियम या रुबिडियम। तो लिथियम जो है ना वो क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि लिथियम के स्मॉलर साइज होते हैं, ये जो है ना इट कैन स्टेबलाइज लार्जर पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड ये वो नहीं करता, तो इस वजह से ये स्मॉल साइज की वजह से नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, अच्छा, एलिमेंट हुज सॉल्ट डू नॉट इम्पोर्ट कलर टू द फ्लेम, फ्लेम को जो कलर नहीं देता तो वो क्या है,
बेरिलियम है, क्योंकि बेरिलियम की पिक्यूलियर बिहेवियर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी पिक्यूलियर बिहेवियर की वजह से ये प्लेनको पार्ट कलर जो है ना वो नहीं दे रहा। अच्छा, इंडिकेट सुपर ऑक्साइड इन द फॉलोइंग, तो नीचे में सुपर ऑक्साइड कौन सा वाला है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेरियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेरियम पर ऑक्साइड है, ये जो सोडियम पर ऑक्साइड है, लेकिन ये RH नहीं है, ये RB है, रुबीडियम है, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड ये है, क्या है? रुबीडियम सुपर ऑक्साइड है ये। अच्छा, फिर जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर जो है ना ये वाला इधर एक्सप्लेनेशन है वही। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट इन नेचर, इसमें कोवेलेंट कौन सा वाला है? तो कोवेलेंट MgB और Ca और B है, तो इसमें जो है ना कोवेलेंट है वो बेरिलियम नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का साइज स्मॉल है, और पॉइजन रूल हमें ये कहता है कि जिसका साइज स्मॉल हो, स्मॉल केटायन विद लार्जर एनायन हैज हायर कोवेलेंट इन नेचर, तो सेम इज द केस विद बेरिलियम नाइट्राइड। ओके। अच्छा, which one has one unpaired electron in the valence shell, तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास वैलेंस शेल में है? जिंक के पास, जिंक ने तो दोनों दिए, कॉपर के पास नहीं, और ये वाला तो इसके पास जो है ना क्या है? इसके पास +3 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने जो है ना इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ऑलरेडी, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, तो क्या है इसके पास जो है ना 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके। अच्छा, फिर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या होता है? तो इधर आप देख ली सल्फर, ये सल्फेट है, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2 होता है। तो जब 3 सल्फेट हो जाए तो 3 2 -6 हो जाएंगे ना। इधर वाला देख ली ये है, तो इसका क्या है? कोबाल्ट है, तो इसको मिक्स बैलेंस करने के लिए जो है ना ये इधर -6 है, तो इधर +6 होगी। क्या होगी? +6 होगी, लेकिन +6 जो है ना इधर ये 2 कॉम्प्लेक्स है, तो 2 कॉम्प्लेक्स से 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास +3 आ जाएगा। तो इधर आपके पास क्या होगा? कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा? +3 होगा। ओके। अच्छा, फिर पायरोल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, पायरोल कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड को बिलोंग करता है? तो पायरोल जो है ना वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक बेंजीन है। ओके, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, फिर जो है ना ethyl alcohol in the presence of H2SO4 at 170 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस, तो ethyl alcohol जो है ना H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या प्रोड्यूस करता है? ओके, तो ethyl alcohol को अब देख ले कि ये जो है ना ये प्रोड्यूस करता है फिर इथीन प्रोड्यूस करता है या अल्कीन प्रोड्यूस करता है, ethyl alcohol in the presence of 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, लेनार्ड कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, तो अल्काइन को जब आप हाइड्रोजनेशन अल्काइन की करवाते हो तो इसमें लेनार्ड कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन को लिमिट करता है। तो किस तरह जवाब होगा? टू इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, टू एनहांस हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, टू प्रिवेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन से आगे ये हाइड्रोजनेशन को अलाउ नहीं करता है, प्रिवेंट करता है, तो इसका काम है लेनार्ड कैटलिस्ट का, ताकि अल्कीन कन्वर्ट न हो जाए अल्केन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसमें मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा वाला नहीं है? तो ये बाकी सारी जो है ना मीटा डायरेक्टिंग है, सिर्फ ये ओनली ये वाला जो है ना ये NR, ये क्या है? ये मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। ओके। अच्छा, बेंजीन 1,3 डायोल इज आल्सो नोन एज, तो बेंजीन 1,3 डायोल को हम क्या कहते हैं? केटिकोल, रिसर्सिनोल और हाइड्रोकिनोन और क्रिसोल, तो क्रिसोल ये नहीं, ये क्या है? रिसर्सिनोल, इसको भी हम कहते हैं बेंजीन 1,3 डायोल को। अच्छा, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोपाइल कॉल्ड एज एसाइलम आयन, तो कौन सी इलेक्ट्रोपाइल को हम एसाइलम आयन कहते हैं? तो ये RCO पॉजिटिव जो है ना इसको क्या कहते हैं? हम इसको हम कहते हैं एसाइलम आयन, इसको हम कहते हैं। ओके। अच्छा, अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन व्हिच वन हैज एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसमें जो है ना किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है अमंग द फॉलोइंग में? तो एसिडिक हाइड्रोजन इसमें किसके पास है? तो ये वाला जो है ना ये क्या है? ये अल्काइन है, और अल्काइन को हम कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्या होता है? ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ओके। अच्छा, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन सबस्ट्रेट फेवर, तो सबस्ट्रेट पे जब अल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं तो वो क्या फेवर करते हैं? तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम को जो है ना अल्काइल ग्रुप हाइड करते हैं, तो इसी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना वो फेवर होते हैं। फिर अच्छा, ऐसा नॉन रिएक्शन मोस्टली रिजल्ट इन पार्शियल रिसमाइजेशन, इन पार्शियल रिसमाइजेशन देयर इज, तो पार्शियल रिसमाइजेशन में क्या होता है? जब SN1 रिएक्शन में पार्शियल रिसमाइजेशन होता है तो उसमें याद रखिए इन्वर्जन ओनली नहीं होती, न रिटेंशन ओनली होती है, न मोर रिटेंशन देन मोर इन्वर्जन देन रिटेंशन होते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली जो SN1 रिएक्शन होता है ना, तो उसमें इक्वल इन्वर्जन एंड इक्वल रिटेंशन भी नहीं होता, इसमें ये वाला जो है ना मोर इन्वर्जन होता है बट लेस रिटेंशन, तो रिटेंशन ज्यादा, इसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है। अच्छा, which one of the following involve the same steps, तो कौन सी जो है ना ये है कि उसमें सेम स्टेप्स है, तो जैसे कि हमने बताया था कि E1S1 है, E2S2, ये क्या है? ये सेम स्टेप्स पे इन्वॉल्व होता है, तो ये वाला क्या है? ये
substitution number 1 step और elimination number 1 step. The correct sequence of electronic configuration is, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा वाला है, तो ये आप खुद देख लें. इसमें इतना पोर पी, पोर एस, पोर डी, पाइप पी, तो ये वाला गलत है. तो इसमें जो है ना आप हॉर्न रूल्स, अबव प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और सब आप इस पे अप्लाई करोगी तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये करेक्ट सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा. अच्छा, when phenol reacts with excess of bromine in aqueous solution at results in the formation of, तो जब aqueous solution में ब्रोमीन आप डाल दो और उसके साथ फिनोल जो है ना वो रिएक्ट कर जाए तो इससे क्या बनेगा, तो इससे ये वाला जो है ना 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल ये वाला बन जाएगा जब आप ये वाला डाल दो उसमें. ओके. अच्छा, 44 पे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल आर, तो ये दोनों क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ये मीटामर्स है, ये पोजीशन आइसोमर्स है और ये टाटामर्स है. तो ये देखिए ये आपके पास जो है ना ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है. ओके, ये है आपके पास ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल है. तो दोनों को आप देखिए, दोनों में सिर्फ जो है ना पोजीशंस डेपर है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, OH OH है, लेकिन डेपर क्या है, डेपर एंड पोजीशंस है, तो इसको हम कहते हैं पोजीशंस आइसोमर कहते हैं. ओके. अच्छा, द रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketones to alkanes in the presence of zinc amalgam and HCl is called. HCl और जिंक अमालगम की प्रेजेंस में जो अल्डेहाइड और कीटोन अल्केन को कन्वर्ट होते हैं या रिडक्शन उसके होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. उसको हम कहते हैं कि जब जिंक और HCl हम यूज करें ना, जिंक अमालगम और HCl, तो फिर वो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बन जाता है. अच्छा, अल्डेहाइड एंड कीटोन एंड रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन फॉर्म, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट कर जाए तो हाइड्रोजीन बनता है, हाइड्रोजोन बनता है, इमाइन बनता है, नहीं अक्साइम बनता है. इससे क्या बनता है फिर, अक्साइम, जो आपकी बुक की लाइन MCQs है. ओके. अच्छा, पीलिंग सॉल्यूशंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन, तो पीलिंग सॉल्यूशन जो है ना वो क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन पे वो बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन पे काम करता है पीलिंग सॉल्यूशन, जिसमें रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड नहीं होती, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर 2 नहीं होती, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इसमें होते हैं. क्या होते हैं इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन भी नहीं होते, ये पीलिंग सॉल्यूशन में. अच्छा, इन कन्वर्जन ऑफ एसिड हैलाइड टू ईस्टर पायराइडीन इज यूज्ड टू, तो पायराइडीन जो है ना जब कन्वर्जन ऑफ एसिड हैलाइड हम ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं तो पायराइडीन का काम क्या होता है, पायराइडीन स्टेबलाइज एसिड हैलाइड कंज्यूम HCl palm in the reaction dehydrate alcohol और डिहाइड्रोजनेट एसिड हैलाइड. तो पायराइडीन क्या होता है, ये वीक बेस है, वीक बेस है और ये HCl जो है ना वो प्रोड्यूस करता है या रिमूव करता है एंड द कन्वर्जन ऑफ एसिड हैलाइड टू ईस्टर, एसिड हैलाइड जब ईस्टर कन्वर्ट होते हैं ना तो ये HCl इससे रिमूव करता है. अब ये HCl एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, तो क्या करता है ये पायराइडीन जो है ना ये HCl के साथ रिएक्शन करता है, उसे एक्ट एज अ प्रोटॉन रिसेप्टर काम करता है और कैप्चरिंग द HCl एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद अल्कोहल, कि HCl को जो है ब्रेक डाउन करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर काम करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उससे HCl से, वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर वो अल्कोहल के साथ दोबारा रिएक्शन नहीं कर सकता HCl. ओके. तो इसका काम क्या होता है, कंज्यूम HCl फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ये वाला इसका काम होता है. अच्छा, फिर 49 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड में कार्बन एटम कितने होते हैं. ओके. तो वेलेरिक एसिड में कार्बन एटम जो है ना वो होती है, ये वाला वेलेरिक एसिड का पास C5H10O2, तो इसमें कार्बन एटम कितने हो गई 5, तो इसमें कितने हैं 5 कार्बन एटम्स है. ओके. द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मल क्लोराइड इज, फॉर्माइल क्लोराइड के लिए IUPAC नेम कौन सा वाला है, तो ये वाला क्या है, ये फॉर्माइल क्लोराइड है. तो फॉर्माइल क्लोराइड का ये वाला क्लोरोमिथेनोइक एसिड है, क्लोरोमीथेन है या मिथेनॉइल क्लोराइड है या क्लोरोमिथेनोएट है, तो ये वाला मिथेनॉइल क्लोराइड जो है ना इसका IUPAC नेम है. ओके. अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर है द इनहिबिशन इन विच द इनहिबिटर डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद द एंजाइम बट बाइंड्स विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो है ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है इनहिबिटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन, जिसमें जो है ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है, न सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, न जो है ना वो एंजाइम न एंजाइम के साथ अटैच होता है, न एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, वो अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है. ओके. अच्छा, ट्रिप्सिनोजिन कैन बी एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ अमाइलेज, HCl, ग्लूकोसाइडेज और एंटीरियोकाइनेज, तो ये तो आम सी बात है, ये क्या है इसमें एंटीरियोकाइनेज है. अच्छा, क्रिस्टल हैविंग ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम एस, तो इसमें कौन सा वाला है जो आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम पे बेस करता है, तो ये वाला BSO4 जो है ना क्या है, ये आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम पे बेस करता है. अल्कोक्साइल कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन,
तो कौन सी में जो है ना अल्कोक्साइल कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, तो ईथर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं है। ये वाला जो ईस्टर है इसमें क्या है, अल्कोक्साइल कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ओके, अच्छा फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। अब ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि सम टीचर आर स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल, नो स्टूडेंट्स आर बॉय। तो इसमें आप आपको कंक्लूजन बताना है, सम टीचर्स आर बॉय, some girls are teacher, some girls are students। तो only one false, only 1 2 3 false, only 2 false, only 2 and 3 false। तो इसमें आप कौन सा वाला ठीक है, ये वाला ठीक है क्या, ये वाला ठीक है क्या, ये वाला ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास जो कंडीशन है वो है सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ टीचर स्टूडेंट होते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स है तो क्या है, गर्ल्स है, नो स्टूडेंट एज अ बॉय, कोई स्टूडेंट भी बॉय नहीं है। तो इसको आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। अब इधर इसको देखो, इन दोनों को, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो ये वाला आप देखिए, सम टीचर आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल। तो ये वाला स्टूडेंट्स की जगह आप गर्ल्स लिखो, क्यों, क्योंकि ऑल स्टूडेंट गर्ल, तो स्टूडेंट की जगह आप गर्ल्स लिखो। तो ये वाला आप देखिए इधर, ये वाला सम गर्ल्स आर टीचर, तो सम टीचर्स आर गर्ल और सम गर्ल्स आर टीचर, तो दोनों ये वाला बन गया ना। अच्छा फिर इसकी जगह जो है ना आप ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल ना, तो यहाँ पे आप लिखो ये जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स गर्ल्स इधर टीचर की जगह आप लिखो, क्योंकि दोनों एक जैसे है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल, और स्टूडेंट्स को जो है ना इधर गर्ल्स का नाम दिया गया, गर्ल जो है ना स्टूडेंट की जगह ले गई। अब गर्ल्स को इधर लेके आओ, तो सम गर्ल्स आर टीचर्स, क्यों, क्योंकि जो है ना ऑल सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स ऑलरेडी लिंक करता है स्टूडेंट के साथ। आप क्या करो, अब गर्ल जो है ना वो सम गर्ल्स आर टीचर, क्योंकि कुछ टीचर स्टूडेंट्स है और वो स्टूडेंट गर्ल्स हैं, तो ऑलरेडी कुछ गर्ल जो है ना वो क्या बन गई, वो सम टीचर्स बन गई। तो ये दोनों वाली ऑप्शन जो है ना आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो ओनली 2 and 3 फॉलोज। ओके, अच्छा फिर इसके बाद 56 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज KCD LEF MGH OKL। तो ये वाला आप देखिए, ये सीरी है, इसको देखिए, ये LF है, ये MGH है और ये KL है, ये एक दूसरे के आगे है। ओके, KL GH EF CD। अब यहाँ पे ये वाला पहले वाले को आप देखिए CD, तो इसे ऊपर वाला आदत लिए गए हैं K, CDEFGK, तो ऊपर वाला लिए गए हैं। इधर EF इससे ऊपर वाला लिया गया है EFGHKL, तो ऊपर वाला लिए गए। GHM तो इससे ऊपर वाला लिए गए हैं। KLO तो इससे ऊपर वाला लिया गया है। तो अब आप क्या करो, इससे इसी तरह एक सीक्वेंस बना दो, पहले 2 का और फिर इससे ऊपर वाला आदत ले लो। तो QM नहीं, Q जो है ना वो M के बाद आता है, तो ये तो गलत है। JI तो IJ आता है, JI नहीं आता। तो ये वाला आप देखिए, ये IJ है और ये JI, ये भी गलत है। तो ये IJ है, ये सीक्वेंस में है ना IJKLM IJ। अब इससे जो है ना आप एक ऊपर वाला सेलेक्ट करो, तो ये वाला ऑलरेडी N जो है ना ये इससे ऊपर वाला है, तो ये सीक्वेंस आपके पास क्या आता है, ये ठीक आता है। ओके, अच्छा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड अबाउट द आर्गुमेंट। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, डज पाकिस्तान नीड सो मेनी प्लान फॉर डेवलपमेंट। ये आपके पास जो है ना कि पाकिस्तान को प्लान मनसूबाबंदी करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए कि नहीं। आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट्स आपके पास क्या है, येस नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, या आर्गुमेंट दे रहे हो कि बगैर प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं होता। दूसरा आर्गुमेंट आपका ये, नो टू मच मनी एंड एनर्जी इन्वेस्टेड ऑन द प्लानिंग, नहीं प्लानिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ये आपका दूसरा है कि नहीं अरेंज करना चाहिए, पहला कहता है कि अरेंज करना चाहिए। तो अब इसमें जो है ना आपका कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट जो है ना वो ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये डेवलपमेंट की, पाकिस्तान डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कंट्री की बात हो रही है, और कंट्री के लिए प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि वो एक ख़ास मंसूबे पे वो चल रहा हो। तो ये जो मनी, एनर्जी, टाइम जो कुछ भी है ये उस प्लान के मातहत है। तो आप जो है ना प्लान के लिए, आप जब आप प्लान बनाते हो, मंसूबा बनाते हो डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए आपने ज़रूर मनी, एनर्जी और टाइम खर्च करना है। तो ऐसा नहीं है कि मनी, टाइम, एनर्जी की वजह से आप प्लान को ना करो, मनसूबाबंदी ना करो, आपको मनसूबाबंदी करना चाहिए। तो आपका ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वो गलत है। आपको जो है ना मनसूबाबंदी करना चाहिए। तो पहला वाला आर्ग्यूमेंट जो है ना वो क्या है, तो ओनली 1 इज ट्रू। ओके, अच्छा मिथाइल टेट्राक्लोराइड एज अ केमिकल कंपाउंड इन सम पेस्टिसाइड, ग्लूज एंड sealants. Exposure to methyl tetrachloride can cause people to develop asthma. तो अब इसी मिथाइल टेट्राक्लोराइड की वजह से लोगों को आस्थमा हो रहा है। ओके, अस्थमा बीमारी हो रहा है। अच्छा, in order to have the
नेशन आसमा रेट द गवर्नमेंट प्लान्स टू बैन ऑल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एमटीसी। तो अब आसमा की रेट को आपने कम करना है। जब आसमा बीमारी की रेट आप कम करोगे तो आपने क्या करना है, आप जितनी भी मिथाइल टेट्राक्लोराइड है उसके प्रोडक्ट्स को आप बैन करोगे। द गवर्नमेंट प्लान टू हाफ द नेशन आसमा रेट रिलाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। तो अब कौन सी एजम्पशन है जिसके बेस पे जो है ना गवर्नमेंट ये एक्शन ले रही है कि हमें एमटीसी या मिथाइल टेट्राक्लोराइड को बैन करना है। तो पहला वाला, एक्सपोजर टू एमटीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो लेस देन हाफ ऑफ द नेशंस अस्थमा केसेस। एमटीसी को हम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक्सपोजर की वजह से जो है ना हमारे पास जो आस्थमा के हाफ ऑफ द केसेस है, तो हाफ ऑफ द केसेस एमटीसी की वजह से होते हैं। तो ये आपके पास पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन आपका क्या, प्रोडक्ट कंटेनिंग एमटीसी आर नॉट नेसेसरी टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। तो कंट्रीज इकोनॉमी के लिए कह रहा है दूसरा एजम्पशन की कंट्री इकोनॉमी के लिए एमटीसी जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना हम इसको गवर्नमेंट जो है ना इसको क्या कर रहे हैं, बैन कर रहा है। तो आपके पास ये पहला वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन आपके पास ठीक है, क्योंकि एमटीसी की वजह से जो है ना क्या होता है, एमटीसी की वजह से आपके पास जो है ना, तो अब ये दो आर्ग्यूमेंट्स है आपके पास। तो अब कौन सा वाला, सी वाला, आस्थमा हैज रीच एपिडेमिक प्रोपोर्शन और एमटीसी प्रोडक्ट आर हेल्पफुल फॉर आस्थमा। तो ये वाला आप देखिए कि ये वाला तो मुकम्मल गलत है कि एमटीसी जो है ना आस्थमा के लिए हेल्पफुल नहीं होता बल्कि उसके अगेंस्ट होता है। दूसरा ये है कि आस्थमा हैज रीच्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शन। तो ये कह रहे हैं कि जब आस्थमा बीमारी एपिडेमिक प्रोपोर्शन भी चला जाए तो तभी उसके लिए इकदाम करना चाहिए, तभी जो है ना एमटीसी को बैन करना चाहिए। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए नहीं चाहिए होता कि एपिडेमिक लेवल पे कोई चीज़ वो पहुंच जाए तो फिर आप उसको बैन करो ना, आप उसको जो है ना पहले जब वो अगर हो जाए तो उसी वक्त आपने उसकी प्रिवेंशन करनी है। तो ये वाला भी गलत है। अच्छा, ये बी वाला, प्रोडक्ट कंटेनिंग एमटीसी आर नॉट नेसेसरी टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीज इकोनॉमी। तो कंट्री इकोनॉमी के लिए एमटीसी जो है ना वो जरूरी नहीं है। तो ये भी आपके पास सही आर्ग्यूमेंट नहीं है कि उसी बेस पे, क्योंकि इकोनॉमी से ज़्यादा हमें हेल्थ की ज़रूरत है। तो ये पहला वाला जो है ना मोर एक्यूरेट है। एक्सपोजर टू एमटीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो लेस देन हाफ ऑफ द नेशंस आस्थमा केसेस। आस्थमा का जो केसेस है तो हाफ ऑफ जो केसेस है वो किस वजह से आते हैं, वो एमटीसी के एक्सपोजर की वजह से। इसी वजह से आपने एमटीसी मिथाइल टेट्राक्लोराइड को बैन करना है। ओके, अच्छा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी की जितने भी एक्शंस है तो वो इसकी उसको जो है ना ये रियलाइज हो गया योगा और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस। दूसरा, देयर इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली अमंग मिडिल एजेस ग्रुप ऑफ पीपल। तो मिडिल एजेस ग्रुप ऑफ पीपल में जो है ना सोसाइटी की उसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब ये दो ऑप्शन, दो केसेस है, दो सेंटेंसेस है। पहले वाले में कह रहा है कि योगा और एक्सरसाइज की केसेस, एक्सरसाइज लोगों ने बहुत ज़्यादा की है, लोग बहुत सेंसिटिव बन गए हैं। दूसरा कह रहे हैं कि सोसाइटी में जो है ना हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो आपने अब काज और इफेक्ट मालूम करना है कि पहला वाला सेंटेंस काज है या दूसरा काज है, पहला इफेक्ट है या दूसरा इफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज द काज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, या स्टेटमेंट 2 इज द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। तो अब इसमें जो है ना कौन सा वाला काज है और कौन सा वाला क्या है, वो इफेक्ट है। तो यह वाला अब देखिए कि सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ गया है। अवेयरनेस जब आ जाता है तो अवेयरनेस की वजह से ही लोग जो है ना वो सेंसिटाइज होते हैं, वो जो है ना एक्सरसाइज करते हैं, वो योगा करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज जो है ना वो अवेल करते हैं। तो ये क्या, अवेयरनेस की वजह से। तो अवेयरनेस क्या है, ये काज है और ये इसका क्या है, इफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद स्टेटमेंट द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स हैव बीन इंक्रीज्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट मार्च। दिस इज बीन डन टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट। तो ये कह रहा है कि एक पोस्ट ऑफिस है और उस पोस्ट ऑफिस में क्या गया है, जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं ना, उस डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट का रेट बढ़ाया गया है। इंटरेस्ट मतलब सूद का रेट। तो जब सूद का रेट बढ़ जाता है तो ऑलरेडी लोग जो है ना उसी की तरफ तवज्जो देते हैं, उस पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं जहाँ पे उसको सूद ज़्यादा मिल रहे हो, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहे हो। ओके, तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि एफर्ट्स शुड आल्सो बी मेड टू मेक द पब्लिक अवेयर कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स द सेम द हाइट अबाउट दिस इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, लेकिन इसके साथ साथ और एक्शन आपने ये लेना है कि आप पब्लिक अवेयरनेस फैला दो, लोगों को जो है ना और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं इसके साथ साथ सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया, तो ये चीज़ें भी आप साथ में बढ़ा दो। तो ये पहला एक्शन है। दूसरा एक्शन, इफ द डिपॉजिट डोंट इंक्रीज इन द नेक्स्ट मंथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी फर्दर इंक्रीज। ये कह रहे हैं कि अगर फिर भी जो है ना डिपॉजिटर लोग इसी इंटरेस्ट के बावजूद भी नहीं आ रहे तो आपने इंटरेस्ट को और भी बढ़ा दें ताकि और भी लोग आ जाए। तो ये दो कोर्स ऑफ एक्शन है और दोनों जो है ना वो क्या है,
दोनों वो एप्लीकेबल है कि आप दोनों करोगे कि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी अदर पैरामीटर भी ठीक करोगे। और आप जो है ना, अगर आपके पास फिर भी क्लाइंट नहीं आती तो आपने इंटरेस्ट के रेट और भी बढ़ाना है ताकि लोग आपके पास जो है ना वो क्या हो जाए, वो आ जाए। तो इसमें जो है ना बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ओके, अच्छा, इक्वल फोर्स एक्ट, अब ये फिजिक्स का पोर्शन शुरू हो गया तो आप इसे जो है ना थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते रहा। इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन आइसोलेटेड bodies A and B. The mass of B is 1/5 times that of A. The magnitude of acceleration of A is. तो ये आपको सिंपली दिया गया है कि मास ऑफ A जो है ना वो 1/5 टाइम ऑफ मास ऑफ B 1/5 टाइम ऑफ A है। तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A कितना होगा, तो ये वाला अब F इज इक्वल टू M है। हमारे पास जो है ना दो मासेस है तो F A इज इक्वल टू F B, फोर्स ऑफ A इज इक्वल टू फोर्स ऑफ B। तो फोर्स ऑफ A हमारे पास जो है ना F इज इक्वल टू M है, M A क्रॉस A। ओके, तो मास ऑफ द ए और क्रॉस एक्सेलरेशन ऑफ द ए, फिर मास ऑफ द बी क्रॉस एक्सेलरेशन ऑफ द बी बॉडी। ओके, अच्छा, मास ऑफ द ए बॉडी क्रॉस एक्सेलरेशन ऑफ द ए बॉडी और मास ऑफ द बी बॉडी हमारे पास कितना हो गया, मास ऑफ द बी बॉडी हमारे पास हो गया 1/5 टाइम। तो आप इधर जो है ना मास ऑफ द बी मास ऑफ द ए के साथ जो है ना आप 1/5 और भी इंक्रीज कर दो, क्योंकि मास ऑफ द बी जो है ना इज 1/5 टाइम हो गया है मास ऑफ द ए का। तो मास ऑफ द ए का हो गया ना, तो मास ऑफ द ए क्रॉस 1/5 ये वाला आप कर दो। अच्छा, फिर ए तो मास ऑफ द ए जो है ना ये दोनों एक दूसरे के साथ तो कैंसिल हो जाएगी। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 एम ए, या ये दोनों आप कैंसिल कर दो तो आपके पास आ जाएगा ए एक्सेलरेशन ऑफ द ए बॉडी इज इक्वल टू 1/5 क्रॉस ए बी। ये इधर जो है ये डिवीजन है। ओके, तो ये 1/5 क्रॉस ए बी आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ द ए बॉडी या एक्सेलरेशन ऑफ 1/5 टाइम्स दैट ऑफ द बी, कि एक्सेलरेशन ऑफ द ए जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा 1/5 टाइम्स ऑफ द बी। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अ बॉडी इज मूव्ड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर टुवर्ड नॉर्थ की तरफ 15 मीटर पे चला गया। द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 व्हेन द बॉडी कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड। तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाए तो नॉर्थ की तरफ चला गया है तो 15 मीटर दोबारा ये नॉर्थ अपोजिट जो है ना साउथ की तरफ दोबारा आ जाए तो आपके पास जो है ना फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी नंबर जो है ना वो क्या है इसमें, ठीक है। अच्छा, when the range of projectile is equal to 1/4 of the height then which one is true? जब range of the projectile जो है ना 1/4 हो जाए तो आपके पास कौन सा ठीक हो जाएगा, range of projectile is equal to 1/4 क्रॉस height। तो रेंज का हमारे पास इक्वेशन ये वाला है और हाइट का इक्वेशन ये वाला है। दोनों इक्वेशन को जो है ना जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास साइन थीटा बाई cos थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बाई cos थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होते हैं, तो उससे फिर आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फिर 16। तो ये आपके पास जो है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, 64 में a body is moving with the momentum of 100 kg meter per second. What is the magnitude of force required to stop this body in 25 सेकंड? तो 25 सेकंड में आपने इसको रोकना है। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टी। तो इसमें ये वाला आप पुट कर दो तो आपके पास जो है ना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा ए नंबर 4 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हाइल कीपिंग अप ऑल द पैरामीटर्स सेम, द हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इंक्रीजेस बाय। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना इंक्रीज हो जाएगा जब आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दो। तो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो जो ऊपर वाला फार्मूला अभी हमने पढ़ा ना ये वाला, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर। तो इधर जो है वी स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जितना हाइट डबल हो जाएगा तो वेलोसिटी स्पीड जो है ना या इनिशियल वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो आपके पास हाइट कितना हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अच्छा, फिर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हाउ लॉन्ग अ स्टोन टेक्स टू ड्रॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई बिल्डिंग लैंड्स ऑन द ग्राउंड टेक जीरा। तो आपके पास जो है ना 125 हाइट है, आपके पास ये वाला फार्मूला आप लगा दो कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट अंडर द स्क्वायर 2h बाई जी। तो ये आपके पास क्या है, टाइम इससे मालूम होता है। तो इधर जो है ना आप हाइट लगा दो 125 और ये वाला लगा दो आप जी, तो आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा क्या, आंसर आपके पास 66 में जब ये वाला आप सॉल्व कर दो ना तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला 5 सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, द वेट ऑफ द बॉडी इज 120 न्यूटन एंड इट इज लिफ्टेड टू हाइट 10 मीटर, वर्क डन ऑन द बॉडी इज। तो ये वाला आपके पास फार्मूला है W इक्वल टू FD। इसमें जो है ना फोर्स और साथ में डिस्प्लेसमेंट लगा दो, तो जब आप इन दोनों को लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1200 जूल आपके पास आ जाएगा। ओके, अच्छा, 200 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन 8 kg क्रेट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्रेट है या क्या है, अच्छा, तो ये वाला है 200 फोर्स इस पे लग गया, 8 kg का मास है इसका
एट द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट हैज गॉन 2 मीटर द रेट एट विच द फोर्स इज डूइंग वर्क। तो कितने रेट पे जो है ना, रेट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर आपके पास क्या आता है, तो पावर के लिए आपके पास फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ वी। तो आपके पास फोर्स है लेकिन स्पीड या वेलोसिटी आपके पास नहीं है, तो वेलोसिटी को मालूम करने के लिए आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, टू एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। वी आई हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली जो है ना वो क्या है, रेस्ट से शुरू हुआ है। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए हमारे पास नहीं है तो एफ के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो, ए इज इक्वल टू एफ और एम। ये इसमें आप डाल दो तो आपके पास जो है ना वी एफ आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, पावर। तो पावर जो है ना एफ वो भी आ गया, एफ आपके पास ऑलरेडी है, वी भी मालूम हो गया, तो आपके पास हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा। तो ये वाला आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, इसमें किसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 mv स्क्वायर। तो इस फार्मूले में आप 1 by 1 पुट कर दो, तो ये वाला जो है ना मुझे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है 3m और 3v का। तो ये वाला जब आप पुट कर दो इसमें तो आपके पास आ जाएगा 3/2 mv स्क्वायर। बाकी में आप पुट कर दो तो वो इससे कम आ जाएगा, तो इसी वजह से ये वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अ 2 kg ऑब्जेक्ट as X released from rest 8 meter above the surface of the earth during the fall work done against air resistance is 60 joule। तो आपके पास 2 kg मास है, डिस्टेंस ने 8 मीटर कवर किया, नीचे आ गया, रेजिस्टेंस उसके खिलाफ था 60 जूल। जस्ट बिफोर इट हेड्स द सरफेस स्पीड इज, जब ये ग्राउंड के साथ हेड्स कर रहा है तो इसका स्पीड कितना होगा, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा ना। तो सबसे पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करना है, फिर काइनेटिक एनर्जी को आपने मालूम करना है। तो उसी पोटेंशियल से फिर आप काइनेटिक एनर्जी से फिर आप स्पीड मालूम करोगे। ओके, तो आप सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, मास हमारे पास है और जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और आपके पास हाइट भी 8 मीटर है, ये पुट करो आपके पास 160 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी जब ऊपर से आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है ना, तो जब काइनेटिक में कन्वर्ट होता है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 160 जूल, और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसी से जो है ना आप v का वो लगा दो, तो v इज इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी बाई m। इसमें जो है ना काइनेटिक एनर्जी आप डाल दो 2 क्रॉस 160 बाई m, मास है 2 kg है, तो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आ जाएगा क्या, तो ये ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, 71 द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार शोज 36 किलोमीटर पर आवर, द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील्स हैविंग 0.5 मीटर रेडियस। तो आपके पास जो है ना कार का स्पीडोमीटर है, आपके पास जो है ना ये क्या है, ये रेडियस है। तो आपको बताया जा रहा है तो v इज इक्वल टू v आपके पास जो है ना 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आप इसको SI यूनिट में चेंज करवा दो, 1000 मीटर डिवाइड बाई किलोमीटर, इसमें जो है ना आप इसको क्रॉस कर दो और 36 पे डिवाइड कर दो। ओके, तो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास एंगुलर स्पीड का है, वो है w इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाई r। तो आपके पास जो है ना ये v डिवाइड बाई r कर दो तो 20 रेडियन पर सेकंड आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अच्छा, द एंगुलर स्पीड एंड रेडियन पर हावर पर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज। तो हमारी अर्थ के लिए जो डेली रोटेशन है उसके एंगुलर स्पीड जो है ना वो क्या होता है, तो एंगुलर स्पीड हमारी डेली रोटेशन का होता है 2 पाई बाई 24 हॉर्स। 2 पाई बाई 24 हॉर्स को जब आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आएगा पाई बाई 12। ओके, अच्छा, a flywheel rotates at constant speed of 600 rotation per minute. The angle described by the shaft and radian in 1 second is, 1 second में कितना हो जाएगा, जब वो 600 रोटेशन पर मिनट पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, तो द एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट एंड रेडियन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जो एंगल बनता है तो वो एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले आपने रोटेशन पर मिनट, तो रोटेशन पर मिनट जो है ना 1 रोटेशन पर मिनट कितने के बराबर होते हैं, 2 पाई रेडियन पर मिनट के बराबर होते हैं 1 रोटेशन पर मिनट। तो 600 रोटेशन पर मिनट कितनी रेडियन के बराबर हो जाएगा, तो 6 को इधर जो 600 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 1200 रोटेशन पर मिनट। अब आपसे ये मांग रहा है सेकंड में, तो सेकंड में जब आप सेकंड पे वो करते हो तो इसको 60 पे डिवाइड करो, ऑलरेडी मिनट है, मिनट को 60 में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो तो 60 पे डिवाइड करो, आपके पास आएगा 20 पाई रेडियन। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर है द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ वॉचेस। सेकंड हैंड ऑफ वॉच का एंगुलर स्पीड क्या होता है, तो ऑलरेडी उसका एंगुलर स्पीड जो है ना 2 पाई रेडियन पर 60 सेकंड्स होते हैं। सेकंड है ना, तो सेकंड के लिए 2 पाई रेडियन, एक साइकिल 2 पाई का बराबर होता है, और सेकंड का है तो सेकंड 1 मिनट सेकंड के 60 सेकंड के बराबर होते हैं। लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। तो ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, a stretched string vibrate with frequency f when tension and the string is t
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम स्ट्रिंग इज डबल। तो आपके पास जो है ना, जब आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल। फ्रीक्वेंसी जब डबल होता है तो आपके पास टेंशन भी क्या असर पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट टी। जब आप अंडर रूट के टी के बराबर होते हैं, फ्रीक्वेंसी डबल होते हैं, तो दोनों को स्क्वायर करवा दो तो आपके पास जो है ना ये डबल होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। अच्छा, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल मोर स्लोली एन देन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना वो गैसेस में कम मूवमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उधर जो है ना क्लोज मालिक्यूल नहीं थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना वो किस चीज़ पे, मालिक्यूल पे बेस करते हैं, लेकिन सॉलिड में क्लोज मालिक्यूल होते हैं, तो सॉलिड में हाई मूवमेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, और गैसेस में कम मूवमेंट होते हैं। अच्छा, sinusoidal water waves are generated in a large ripple tank. The waves travel at 25 cm per second and their adjacent crust are 5 cm apart. तो अब ये जो है ना वेव्स है, वेव्स का जो स्पीड है वो क्या है, वो 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और उसके दरमियान जो वेवलेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। द टाइम ट्रेवल पर ईच न्यू वेव साइकिल टू बी जनरेटेड। टू टाइम ट्रेवल आप किससे पीरियड मांग रहा है, तो पीरियड जब आप दे रहे हो तो पीरियड बराबर होते हैं आपके पास वेवलेंथ डिवाइड बाई स्पीड। ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा वेवलेंथ हमें दिया गया है इधर 5 सेंटीमीटर, और स्पीड जो है ना 25 सेंटीमीटर है, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.2 सेकंड। ओके, अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। तो दो नोड के दरमियान लैम्डा लेंथ होता है या वेवलेंथ 1 लैम्डा के बराबर होते हैं, लेकिन जब नोड और एंटी नोड के बाद आते हैं तो लैम्डा को फिर हम क्या करते हैं, लैम्डा को फिर हम 4 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस आपसे मांग रहा है, तो ये क्या होता है फिर लैम्डा बाई 4। ओके, अच्छा, द स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट इट्स बोथ एंड्स वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट्स लूप्स। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 150 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। तो ये जो है आपके पास है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 150 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास वेवलेंथ कितने के बराबर होता है, 2L बाई एन। ये किस चीज़ के लिए, ये जो स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ इन पे स्ट्रिंग जो क्लैम्प्ड होता है ना, बंधा हुआ होता है, तो उसके लिए जो लेंथ बराबर होता है 2L बाई एन के बराबर होता है। तो इधर जो है ना लेंथ आप पुट कर दो, आपके पास जो है ना एन आप पुट कर दो, इसमें नंबर ऑफ लूप्स 4 सेगमेंट्स है, तो इस पे डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा आंसर क्या, आंसर 79 नंबर पे। तो 79 जब भी इसको आप डिवाइड करो इस पे, तो आंसर आपके पास ये 75 सेंटीमीटर आ जाएगा जब दोनों को आप डिवाइड करो। ओके, अच्छा, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू मास डेंसिटी इज इक्वल टू। तो स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू मास डेंसिटी ये किस चीज़ के बराबर होते हैं, तो ये आपके पास बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू मास डेंसिटी। ओके, अच्छा, इफ द प्रेशर ऑफ एयर enclosed in a long tube is increased 10 times, देन स्पीड ऑफ साउंड विल बी। तो आपके पास जब प्रेशर 10 टाइम इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज होगा, तो आपके पास जो है ना ये क्या होता है 81 नंबर पे कि आपके पास ये प्रेशर, तो प्रेशर ऑलरेडी हमें बताया, प्रेशर नॉट डिपेंड्स ऑन ये साउंड, नॉट स्पीड ऑफ साउंड नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, तो रिमेन कांस्टेंट होगा। स्पीड ऑफ साउंड आपके पास क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, इस पर किसी किस्म का चेंज नहीं आ जाएगा। अच्छा, द एक्सप्रेशन सी पी आर ए सी पी माइनस आर इज इक्वल टू, तो ये किस चीज़ के बराबर होते हैं, ये सी वी के बराबर होते हैं, बुक लाइन्स है। ओके, अच्छा, इन अ कांस्टेंट प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 50 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। आपके पास जो है ना हीट भी दिया गया है और साथ में वर्क भी दिया गया है, दोनों को आप पुट कर दो, तो आपके पास जो है ना 200 आपके पास क्या है, हीट है ना, वर्क आपके पास 150 जूल है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150 जूल। ओके, अच्छा, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस इज नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, जीरो और कांस्टेंट। तो ये क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उधर जो है ना ऑलरेडी वर्क इज इक्वल टू 0 होगा फिर। ओके, अच्छा, two charges of magnitude Q1 is equal to 1 microcoulomb and Q2 is equal to 5 microcoulomb are separated at a distance of r is equal to 1 × 10 to the power 3 meter apart. The ratio of the magnitude of the forces acting on them will be। तो दो फोर्सेज है आपके पास, तो दो फोर्सेज है, दो चार्जेस है, एक चार्ज पे एक फोर्स लगता है, दूसरी चार्ज पे फिर वही फोर्स लगता है, तो F1 and 2, चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2, तो फोर्स जो 1 चार्ज 2 पे लगाता है तो वो बराबर होता है Q1 डिवाइड बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब जब ये दूसरा वाला चार्ज पहले वाली चार्ज की जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं F21,
और वो बराबर होता है के Q2 Q1 बाई आर स्क्वायर। तो इधर आप देखिए ये Q1 और Q2 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको अगर आप Q1 क्रॉस Q2 लिखो या Q2 क्रॉस Q1 लिखो तो दोनों सेम ही आएगी ना। सिंपली आप कंसेप्ट इधर बना लो तो दोनों सेम आएगी। जब दोनों सेम आएगी तो दोनों से जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो दोनों की कैलकुलेशन भी क्या होगी, इस ये F1 जो 2p जितना पावर सप्लाई कर रहा है और 2 1p जितना पावर सप्लाई कर रहा है, हालांकि इसकी चार्ज जो है ना उसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन इधर मल्टीप्लिकेशन की वजह से दोनों की फिर क्या होता है, पावर सेम आते हैं। जब पावर सेम आते हैं तो दोनों की जब आप रेशियो निकालते हो तो दोनों के रेशियो फिर क्या होगा, 1:1 होगा। ओके, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो। अच्छा, फॉर 0.5 सीमेंस ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस विल बी, तो रेजिस्टेंस कितना होता है 0.5 के लिए, तो 0.5 के लिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/1 ऑफ द कंडक्टेंस। तो इसको क्या करो आप, कंडक्टेंस 0.5 करो 1/0.5 से आपके पास आ जाएगा 2, आपके पास 2 ओमेगा आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, 1 वोल्ट क्रॉस 1 एम्पियर किस चीज़ के बराबर होते हैं, तो डायरेक्टली आपको पावर की या 1 वाट की बराबर होती है, किस चीज़ की, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट क्रॉस 1 एम्पियर। ओके, अच्छा, a wire of length L has resistivity rho. If the power if the wire is divided in 2 halves, then resistivity of each half will be. तो ये वाला आपको बता रहे हैं ना कि रेजिस्टिविटी L रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ जो है ना इसका L है, तो जब आप उसको हाफ करो, वायर को हाफ करो तो आपके पास जो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो हमें ये पता है कि नॉट रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड शेप ऑफ द वायर, वो लेंथ और शेप पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता क्योंकि उसके साथ डिनोमिनेटर होता है तो वो डिपेंड नहीं करता। तो इसी की वजह से जो है ना रो वही के वही रहेगा। ओके, अच्छा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे भी करता है, रो इज इक्वल टू एल ओवर ए वाला फार्मूला, लेकिन रेजिस्टिविटी में जब डिनोमिनेटर आता है तो फिर वो डिपेंड नहीं करता। ओके, एंड हाउ मेनी हॉर्स 1000 वाट AC विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब 1000 वाट AC आपके पास है तो वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हॉर्स में जो है ना वो कंज्यूम करेगा। तो 1 किलोवाट हावर जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें क्या होता है, 1 किलोवाट ये हमारे पास है ना, तो 1 हावर में 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो क्या गया, पावर कंज्यूम करेगा। तो आपके पास ये 1 हावर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब द फॉलोइंग द कॉपर कंडक्टर दैट हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस मस्ट बी, तो इसमें कॉपर कंडक्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम हो, तो रेजिस्टेंस कौन सी वायर की कम होगी, जो थिक होगा, थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होते हैं। दूसरा जो शॉर्ट होगा, लेंथ उसका ज्यादा नहीं होगा, उसकी भी कम होते हैं। तीसरा जो वायर कूल होगा, कूल का मतलब है उसके मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है ना वो ज्यादा नहीं होती, जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट ज्यादा नहीं होती तो वो वायर जो है ना उसमें भी रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये पहला वाला आंसर इसका क्या है, ट्रू है। 91 में certain X-rays tube requires a current of 5 milliampere at a voltage of 60 kilovolt. The rate energy dissipated in watts is, तो इसके लिए फार्मूला डायरेक्टली ये है, पावर इज इक्वल टू करंट क्रॉस वोल्टेज। तो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू IV या VI, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास जो है ना क्या है 5 मिलीएम्पियर, ये आपके पास 60 किलो वोल्ट है, आपके पास आंसर आ जाएगा 300 वाट। 300 वाट इधर कौन सा वाला है, ये सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है 300 वाट। एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकंड किस चीज की यूनिट है, तो ये चार्ज की, Q इज इक्वल टू IT वाला सिंपल फार्मूला है। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया A इज एग्जैक्टली द सेम वैल्यू एट एंगल्स। तो कौन सी वाली वो होती है ना मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी दो ऐसे एंगल है जिसकी सेम मैग्नीट्यूड होते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला आप देख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो cos थीटा में कौन सी दो एंगल है जिसकी वैल्यू सेम होती है, तो वो दो एंगल जो है ना वो 0 और 180 है, जहाँ पे जो है ना cos थीटा cos 0 और cos 180 इज इक्वल टू 1 के बराबर होते हैं, तो इसी वजह से दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है। तो ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा, हाइड्रोजन एटम दैट हैज लॉस्ट एस electron and moving east in a region where the magnitude या magnetic field is directed from south to north, it will be deflected। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है आपको कि हाइड्रोजन एटम है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस की और वो ईस्ट की तरफ हो जा रहे हैं और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो साउथ टू नॉर्थ है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो वो है इट विल बी डिफ्लेक्टेड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये अपवर्ड की तरफ, क्योंकि राइट हैंड रूल जब अप्लाई करोगे इस पे ना, और ये नक्शा आप अपने सामने खींचोगे पेज पे, तो फिर उसको राइट हैंड रूल जो है ना वो अप्लाई करो, राइट हैंड रूल से जो है ना फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन जो है ना वो अपवर्ड जा रहा है। अच्छा, व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स द एक्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल चेंज आकर इज, तो इसमें जो है ना चार्ज पार्टिकल पे जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें कौन सी चेंजेस आते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क नहीं करता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो डायरेक्शन तो चेंज होता है लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता।
ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। तो ये वाला क्या है, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पाइप टी इज pipe Tesla is passing through a static conducting loop of area 0.8 मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस ईएमएफ इज, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो यार आप समझ लें कि जब आपके पास इन द केस द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, आपके पास जो है ना क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो क्या है, जीरो है। देयरफॉर द इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो, तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ भी क्या है, जीरो है, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो ईएमएफ कहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इधर जो है ना आंसर इज जीरो। अच्छा, 97 मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a conducting loop A is increased at the rate of 15 Weber per second and another conducting loop B is decreased at the rate of 15 Weber per second. The magnitude of induced EMF will be. तो ये वाला आप देखिए, दोनों से जो है ना आप EMF मालूम करो, E से भी मालूम करो, कंडक्टिंग ए वाले से भी, और बी से भी आप मालूम करो। तो ए से जब आप मालूम करोगी तो EMF पर द ए इज इक्वल टू माइनस डेल थीटा बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस 15 वेबर पर सेकंड। 15 उल्टी से आ जाएगा, और इसका भी आप कर दो तो ये माइनस 15 है ना, ये एक 15 है सॉरी, और दूसरा जो है माइनस 15 है, तो दूसरा माइनस 15 है, तो इससे भी दोनों को क्रॉस करो तो आपके पास माइनस 15 माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 15 वोल्ट आ जाएगा। ओके, वोल्टेज है। तो दोनों को जब आप वो करो तो ये आपके पास क्या है, सेम है ना, दोनों से ईएमएफ सेम आती है, तो लूप ए विल बी इक्वल टू लूप बी। ओके, दोनों की ईएमएफ क्या होगी, वो सेम होगी। अच्छा, फिर 98 में फॉर इंड्यूस ईएमएफ टू बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल मस्ट बी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ होता है, जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस करना हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ये पैरेलल हमें कह रहा है, तो फिर आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो मस्ट बी चेंज। अच्छा, द फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द नंबर ऑफ डायोड नीडेड इन अ सर्किट। तो हाफ वेव के लिए कितने डायोड होने चाहिए, सिर्फ 1 डायोड हाफ वेव के लिए चाहिए, फुल वेव के लिए आपके पास 2 डायोड होना चाहिए। अच्छा, 100 द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट बीम ए इज हाफ ऑफ द दैट ऑफ द लाइट बीम बी। द रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय ई ए डिवाइड बाई ई बी ऑफ फोटॉन्स एनर्जी। तो ये आपके पास हैंड्स है, ई ए एंड ई ए बी आर द रिस्पेक्टिव एनर्जीज ऑफ लाइट बीम ए एंड बी। तो ये एनर्जी ऑफ ए और एनर्जी ऑफ बी लाइट है। ओके, तो आपके पास जो है ना एनर्जी ऑफ ए और एनर्जी ऑफ बी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ बी लाइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर जो है ना आपको बताया जा रहा है फोटॉन बीम द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ बी एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ ए और एनर्जी ऑफ बी जो रिस्पेक्टिव एनर्जीज ऑफ द लाइट बीम ए एंड बी। तो आपके पास जो है ना ये एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू 1 और 2 into एफ ए डिवाइड बाई एफ बी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला हाफ हो गया ना, ई ए का हाफ हो गया, तो ए बी का फिर क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा 1 और 2। तो ये थी आज की 100 MCQs हमने कवर कर ली। इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट 100 MCQs है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये MCQs, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।